हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसको हम लोग देख रहे थे। कल परसों हम लोगों ने यूनानी राजनय का योगदान देखा और यूनानी राजनय की क्या कमियां रहीं उसको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देख रहे हैं रोमन्स के द्वारा राजनय के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया। तो इसमें ये मान करके चल सकते हैं अपन कि जो यूनानी राजनय था, जो यूनानी सभ्यता थी, उसने रोमन सभ्यता को भी काफ़ी कुछ हद तक प्रभावित किया था और यूनानी राजनय की जो परंपराएं थीं वो रोम वासियों के द्वारा भी स्वीकार कर ली गई थी। लेकिन रोमन्स के द्वारा भी अपना कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन हमें राजनय के क्षेत्र में दिया हुआ दिखाई देता है। और इसमें हम जो रोमन विचारक हैं पोलिबियस और सिसरो उसका उल्लेख करेंगे, जिनके द्वारा वैदेशिक क्षेत्र में विशेषकर अंतर्राज्यीय संबंधों के ऊपर अपने विचार रखे गए। रोमन्स की देन राजनय से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की क्रियाविधि के क्षेत्र में हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। कारण यह था कि साम्राज्य विस्तार के परिणाम स्वरूप रोमन्स का विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के साथ संपर्क हुआ और अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए इनके द्वारा कानूनों का निर्माण किया गया, जो अंत में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसमें संधियों की पवित्रता इनकी सबसे बड़ी देन थी। रोमन संविधान के हमें 3 अंग दिखाई दे रहे हैं: सीनेट, लोकसभा और सम्राट। सीनेट कुलीनतंत्रीय, लोकसभा प्रजातंत्रीय और सम्राट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार हुआ करते थे और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रख करके संतुलन बनाए रखने का कार्य करते थे। संकट काल में ये सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती थीं। ऐसा कहा जाता है कि रोमन्स अच्छे राजदूत नहीं थे, कारण उनका अहंकार, उनका गर्वीला, उनका एरोगेंट बिहेवियर और शक्ति में उनका हद से ज़्यादा विश्वास था। उनके जो दूत थे वो रोमन साम्राज्य की शक्ति के कारण एक गवर्नर की भांति उच्च स्थान पाते थे, जबकि वे अन्य देशों के राजदूतों को सार्वभौमिक राज्यों के प्रतिनिधि के बजाय एक सामान्य प्रार्थी की भांति ही समझते थे। अपनी उच्चता के कारण रोमन विदेशी दूतों को तो स्वीकार करते थे, परंतु स्वयं दूत भेजना वे कम पसंद करते थे, क्योंकि दूत भेजना उनके सम्मान के विरुद्ध माना जाता था। वे दूसरों को अपने से इन्फीरियर समझते थे, अपने से निम्न समझते थे, क्योंकि रोमन्स में जातीय श्रेष्ठता और राष्ट्रीय उच्चता की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। फिर भी रोमन्स के लिए कहा जाता है कि यूनानियों की तुलना में विदेशियों के साथ उनका जो व्यवहार था वो अधिक उदारवादी व्यवहार था। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है वह है अनुबंध की पवित्रता को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अनुबंध की पवित्रता में विश्वास के कारण वे संधियों को भी उनके अनुबंधीय स्वरूप के कारण पवित्र मानते थे। संधियों का उपयोग रोमन्स केवल युद्ध की समाप्ति के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि दूसरे राज्यों के साथ स्थायी संबंधों की स्थापना के लिए भी किया करते थे। संधि वार्ता के संबंध में रोमन्स की ये मान्यता थी कि संधि वार्ता एक निश्चित अवधि में पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि 197 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के राजदूत को ये आदेश दिया गया कि वह 60 दिन की अवधि में वह संधि वार्ता पूर्ण कर ले, अदरवाइज उसे जासूस घोषित करके सशस्त्र पहरेदारों के बीच सीमा पर छोड़ दिया जाएगा।
तो ऐसी परिस्थिति में विदेशी राजदूतों के सामने कोई विकल्प नहीं होता था कि वे सिवाय इसके कि संधि को स्वीकार कर ले। रोमन्स संधि में अन्य धाराओं के अलावा एक और महत्वपूर्ण धारा थी जिसको कि वो इसमें इनकॉर्पोरेट करके चलते थे, और वो ये था कि संधि का पालन निष्ठापूर्वक हो सके, इसके लिए वे कुछ व्यक्तियों को बंधक बना करके रखा करते थे। बंधक बना करके रखने की व्यवस्था थी, लेकिन ये जो उनका क्लॉज था, ये जो उनकी धारा थी, वो एक पक्षीय हुआ करती थी, क्योंकि रोम दूसरों से तो बंधक ले लेता था लेकिन स्वयं अपने रोमन नागरिकों को कभी बंधक के रूप में नहीं देता था। इसमें जूलियस सीजर का एक उदाहरण है कि जूलियस सीजर ने ऐसी ही एक संधि के समय गैलिक कबीलों से 600 बंधक लिए थे, और संधि में बंधक लिए जाने के जो व्यक्ति होते हैं उनकी कितनी संख्या होगी, क्या लिंग होगा, क्या आयु होगी आदि सभी बातों का वर्णन किया जाता था। जब तक संधि की शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन होता था तब तक इन बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, मानवीय व्यवहार किया जाता था, उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। लेकिन जैसे ही संधि की शर्तों का उल्लंघन होता था, इन बंधकों को युद्ध बंदी के रूप में रखा जाता था, युद्ध बंदी के रूप में ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था। रोमन्स की यह प्रथा एक लंबे समय तक चली, और इस पे हमें कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि 1748 की एला शैपल की जो संधि थी, उस संधि के समय ब्रिटेन के द्वारा लॉर्ड सफोल्क और लॉर्ड कैथकर्ट को बंधक के रूप में फ्रांस को सौंपा गया था। इसी प्रकार से टीपू सुल्तान के साथ की गई जो संधि थी, उस संधि में अंग्रेजों ने टीपू को अपने 2 पुत्रों को बंधक रखने के लिए बाध्य किया था। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि निगोशिएशंस के क्षेत्र में, वार्ता के क्षेत्र में रोमन्स का क्या योगदान था। रोमन सभ्यता का जो इनिशियल फेज है, जो प्रारंभिक चरण है, उस प्रारंभिक चरण में हमें ये देखने को मिलता है कि रोमन्स की वार्ता में कोई विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि बेसिकली वे पाशविक शक्ति में विश्वास करते थे, और साथ ही वे अपने उद्देश्यों में बहुत ही ज़्यादा रूड, क्रूयल, निष्ठुर और कार्य पद्धति में पाशविक थे। वे अपने शत्रु को कुचलने में विश्वास करते थे, परंतु जो उनकी शरण में आ जाता था उसकी वे रक्षा भी करते थे। इसके बावजूद वार्ता आवश्यक होने की स्थिति में उनकी ये मान्यता थी कि वार्ता शक्ति के आधार पर ही होनी चाहिए। रोमन साम्राज्य के क्रमिक पराभव के कारण रोमन्स अपनी शक्ति के अंतिम चरण में अच्छे वार्ताकार बन गए थे। एक बार समझौता करने के पश्चात रोमन्स वचन भंग नहीं करते थे, और इस प्रकार रोमन समझौतों के प्रति निष्ठा के ऊपर अत्यधिक एम्फेसाइज करते थे। इसी प्रकार से बाइलिंग्विस्ट द्विभाषीय व्यवस्था का प्रारंभ हमें रोमन काल से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे साम्राज्य के विस्तार में हमें रोमन्स का क्या एटीट्यूड देखने को मिलता है। तो इसमें हम ये पाते हैं कि रोमन्स ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजनय का खूब प्रयोग किया। वे विदेशी राज्यों में, पर राज्य में फूट डाल करके, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके साम्राज्य का विस्तार करते थे। सशक्त राज्य के विरुद्ध निर्बल राज्य को सहायता दे करके अपने राज्य को बढ़ाना, और अवसर के अनुसार सशक्त और निर्बल, वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों ही राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेने का सदैव इनका प्रयास रहता था। अन्य साम्राज्यवादियों की भांति रोमन्स का भी ये मानना था कि साम्राज्य की स्थापना करना, दूसरों पर शासन करना उनके भाग्य में लिखा है। शूमा इस संदर्भ में कहते हैं कि रोमन्स का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था विश्व साम्राज्य की स्थापना करना, और इसमें रोमन्स को
पर्याप्त सफलता भी हासिल हुई और उनका ये साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष तक चला। रोम के युद्ध और शांति संबंधी निर्णय एक विशेष कॉलेज के द्वारा लिए जाते थे। युद्ध की घोषणा समस्त शांति प्रयासों की असफलता की स्थिति में ही की जाती थी। युद्ध घोषणा एवं संधि संपादन के निश्चित नियम हमें देखने को मिल रहे हैं। अपने अहंकारी स्वभाव, शक्ति में आस्था और अच्छे संगठनकर्ता होने के कारण उन्होंने यूनान से प्राप्त राजनयिक व्यवस्था में और भी ज़्यादा विकास किया। इनका नागरिक कानून, जिसे जस सिविले के नाम से जाना जाता था, वो रोमन्स के ऊपर लागू होता था, रोम वासियों पर लागू होता था। जस जेनसियम अंतर्राष्ट्रीय कानून था जो रोमन्स और विदेशियों के बीच संबंधों को निर्धारित करता था, और जस नेचुरले प्राकृतिक कानून था जो सभी मानव जाति पर लागू होता था। जस जेनसियम के द्वारा रोमन्स और विदेशी नागरिकों के बीच उत्पन्न हुई जो समस्याएं हुआ करती थीं, उनका निदान किया जाता था, उनका हल ढूंढा जाता था, उनका समाधान किया जाता था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्राकृतिक विधि दोनों सम्मिलित हैं। निकलसन का ये कहना है कि राजनय में रोमन्स का योगदान वार्ता के क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं राजदूतों की नियुक्ति। रोमन्स के द्वारा राजनयिक नियुक्तियां किस प्रकार से की जाती थी, इसमें हम लोग देखते हैं कि राजदूतों की नियुक्ति, उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में हमें जो विचार देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं। रोमन राजदूत, क्योंकि रोमन सम्मान के प्रतीक हुआ करते थे, अतः रोमन राजदूतों को लेगेट्स, ऑरेटर्स, नंसियोस, ऑफिशियल कहा जाता था और सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा प्रतिष्ठित सीनेटरों में से चुना जाता था। इस पर थेयर एक अपवाद रखते हैं और अपवाद के रूप में वो एक उदाहरण देते हैं कि रोडियंस ने एक बार इस बात पर आपत्ति जताई थी कि रोम ने उनके यहाँ पर एक एथलीट इंस्ट्रक्टर को ही राजदूत बना करके भेज दिया। बाद में जब रोमन साम्राज्य अपने अंतिम काल में था, तब पादरियों को दूत नियुक्त किया जाने लगा था और यहीं से राज्य में चर्च के हस्तक्षेप की शुरुआत हमें होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार दूत के पद पर नियुक्ति के पश्चात व्यक्ति को नियुक्ति अस्वीकार करने का अधिकार नहीं था। दूतावास का जो समस्त खर्च था वो राज्य के द्वारा ही वहन किया जाता था। राजदूतों के क्या विशेषाधिकार होंगे, क्या उनकी उन्मुक्तियां होंगी, इस संदर्भ में हम देखें तो ये पाते हैं कि राजदूत और उनके दूतावास के जितने भी अधिकारी होंगे उन सबको जीवन की अबाध्यता का अधिकार प्राप्त था, अभय जीवन का अधिकार प्राप्त था। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। दूत के द्वारा यदि कोई गलती कर दी जाए या किसी नियम का उल्लंघन कर दिया जाए तो उन्हें उनके देश भेज दिया जाता था, जहां उनके विरुद्ध उन्हीं के देश में उन्हीं के देश के कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती थी। और रोमन्स के द्वारा स्थापित किया गया यह जो नियम है ये वर्तमान समय में आज भी चालू है। आज भी प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है कि राजदूत के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सिसरो के अनुसार राजदूतों की अबाध्यता लौकिक और मानवीय कानूनों से सुरक्षित है, न केवल मित्रों की भूमि पर बल्कि यदि वो शत्रु देश से होते हुए भी यदि जा रहे हैं तो वे पवित्र, सम्माननीय और अबाध्य माने जाएंगे। रोमन्स की तो यहाँ तक मान्यता थी कि यदि दूत तीसरे देश से आ जा रहा है तो तीसरे देश से आते जाते हुए भी उसे ये अबाध्यता का अधिकार मिला हुआ रहेगा। दूतों पर आक्रमण जस जेनसियम के नियम का उल्लंघन था।
कभी कभार ही उनके पत्राचार का डाक विभाग के द्वारा निरीक्षण किया जाता था। अदरवाइज जो डिप्लोमेटिक बैग्स हुआ करते हैं, जो डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस हुआ करते हैं, ये सब सेंसरशिप से परे था और आज भी ये प्रैक्टिस हमें बदस्तूर एक्सेप्टेड दिखाई दे रही है। दूसरा है, दूतों को पर राज्य में पहुंचने पर राजकीय स्वागत सत्कार प्राप्त करने का अधिकार था। रोमन्स दूतों को अपना अतिथि मानते थे, मेहमान मानते थे और इसलिए इन दूतों का बहुत अच्छा जोरदार स्वागत हुआ करता था। चूँकि इनका पद इम्पोर्टेंट था तो इस पद की महत्ता के कारण उन्हें रिसेप्शन से जुड़ी हुई, स्वागत से जुड़ी हुई जो कष्टप्रद औपचारिकताएं थीं, जो दुरूह औपचारिकताएं थीं, उनसे होकर के गुजरना पड़ता था। नगर में प्रवेश के पूर्व दूतों को नगर के बाहर किसी मकान में ठहरना पड़ता था। सामान्यतः प्रत्येक राजदूत के प्रत्यय पत्र की विधिवत जांच हुए बिना उन्हें पर राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी। तो प्रत्यय पत्र का दिया जाना, प्रत्यय पत्र की जांच होना, प्रत्यय पत्र को एक्सेप्ट करने के बाद ही राजदूतों का स्वागत सत्कार, उनको एक्सेप्ट करने का ये जो सिलसिला है, ये हमें आज भी देखने को मिलता है। इसलिए निश्चित औपचारिकताओं से निवृत्त होने पर राज्याधिकारियों से विधिवत रूप में आज्ञा प्राप्त होने के बाद ही वे नगर में प्रवेश कर सकते थे। तत्कालीन रोमन साम्राज्य में दूतों के स्वागत का केंद्र बेलोना का मंदिर हुआ करता था, टेम्पल ऑफ बेलोना हुआ करता था और उन्हें स्वागत कक्ष में तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जब तक कि उन्हें सीनेट के समक्ष प्रस्तुत होने की आज्ञा न मिल जाए। और ये कहा जाता है कि यह आज्ञा उन्हें फरवरी माह में मिलती थी। अपने पहुंचने की सूचना समय पर नहीं देने के कारण एक राजदूत को तो सीनेट ने साक्षात्कार देने से ही मना कर दिया। इस साक्षात्कार के समय सीनेटर्स यदि चाहें तो दूत से प्रश्न भी कर सकते थे। इस साक्षात्कार के बाद दूत वापस स्वागत कक्ष में चले जाते थे, जहां उन्हें सीनेट का जवाब, सीनेट का रेस्पॉन्स, सीनेट का उत्तर मिलता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सीनेट किसी दूत को अपने समक्ष प्रस्तुत होने और सुनने से मना भी कर देती थी और इसका मतलब हुआ करता था कि पर राज्य को मान्यता नहीं दिया जाना है, या इसको ये कहें कि ये कदम पर राज्य को मान्यता नहीं देने के बराबर होता था। इस परिस्थिति में उनकी राजनयिक उन्मुक्तियों को समाप्त कर दिया जाता था और उन्हें जासूस करार करके सशस्त्र पहरेदारों के मध्य सीमा अथवा बंदरगाह तक छोड़ दिया जाता था। रोमन्स मित्र और शत्रु देश से आए राजदूतों के बीच डिफरेंस करते थे। शत्रु देश के राजदूतों का स्वागत उतना भव्य नहीं होता था जितना कि फ्रेंड कंट्री के राजदूत का, मित्र देश के राजदूत का। प्राचीन रोम में एक तीसरे प्रकार का अधिकार और मिला हुआ था और वो ये था कि राजदूत अपने खर्चे निकालने के लिए, अपनी व्यय को पूरा करने के लिए, अपने साथ व्यापार के लिए सामान ले जाने की उसको पूरी छूट थी, जिसे वे अपनी नई नियुक्ति वाली जगह पर बेच करके अपना व्यय, अपने खर्च की पूर्ति करते थे। दूतों के द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही अर्थात मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लास्ट जो हमको योगदान देखने को मिलता है वो ये कि रोम वासियों ने प्रशिक्षित पुरा लेखपाल अथवा अभिलेखागार मीन्स आर्काइव्स की व्यवस्था का भी प्रारंभ किया था। अब चूंकि राजदूत का जो पद था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए उक्त उन्मुक्तियों को विशेषाधिकारों के साथ साथ उनके प्रत्येक कार्य पर निगरानी भी रखी जाती थी। इस प्रकार से रोमन्स
विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में शांति, संगठन, अनुशासन और आज्ञा पालन देने में सफल रहे थे। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनयिक के क्षेत्र में भले ही उनका कोई विशिष्ट योगदान न रहा हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून, अनुबंधों की वैधानिकता तथा संधि की पवित्रता के सिद्धांत इन्होंने निश्चित ही प्रतिपादित किए थे। रोमन राजनयिक की असफलता का एक कारण निजी निर्णयों का जनसभाओं में विचार विमर्श था। इससे निर्णयों में देरी भी होती थी और ये घृणा, भय और अविश्वास से परिपूर्ण भी हुआ करती थी। रोमन राजदूत, जो अधिकांशतः सीनेटर से ही हुआ करते थे, वो एक एक्टिव पॉलिटिशियंस भी थे, स्टेट्समैन भी थे, क्रियाशील राजनीतिज्ञ थे। अतः वे आपसी कटुता से भी ग्रस्त हुआ करते थे। वापसी पर इन्हें अपने कार्य का प्रतिवेदन सीनेट अथवा असेंबली के समक्ष प्रस्तुत करना होता था और अपने कार्य के औचित्य को समझाना पड़ता था। और इस दृष्टि से रोमन साम्राज्य कई कमजोरियों से ग्रसित था। इन कमियों के बावजूद रोमन्स ने राजनय के क्षेत्र में संधियों की पवित्रता, राजनयिक शिष्टता, स्वागत सत्कार और वार्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।